अच्छा, तो इसमें एनल केनाल डिस्कस हुआ था, लास्ट 4 सेंटीमीटर एनल केनाल है, ठीक है, सर्कुलर मसल से बना हुआ है। सर एनल केनाल में लॉन्गिट्यूडनल मसल माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, मतलब बिल्कुल माइन्यूट होते हैं, तो हम कह सकते हैं मोस्टली। लॉन्गिट्यूडनल मसल वो थे जो मेरे साथ समझाया था। अच्छा, मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स हैं। और एनल केनाल में हमारे पास क्या होता है, एनल केनाल में अराउंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स। हाँ बिल्कुल, तो ये समझ गया। इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं वो हमारे पास एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम से लिंक होता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से लिंक होता है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में हमारे पास स्केलेटल फाइबर्स होते हैं, और इंटरनल स्फिंक्टर में विस्ट्रल फाइबर्स होते हैं। और विस्ट्रल फाइबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूएशन नहीं है, मतलब जो इंटरनल के जो विस्ट्रल फाइबर्स हैं वो एक तरह से कंटिन्यूएशन है ऊपर वाले मसल्स की, जबकि जो स्केलेटल हैं वो कंटिन्यूएशन नहीं है, ठीक है। और दो नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और सर ये जो है विस्ट्रल फाइबर्स वो कंटिन्यूएशन होगी ना पिछले मसल की, इंटरनल एनल स्फिंक्टर है उसके जो फाइबर्स हैं वो पिछले वाले मसल की कंटिन्यूएशन होगी ना ऊपर से, जो ऊपर से वो सर्कुलर मसल्स है ना, यस। वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर बना रहे हैं। वो कौन से सर्कुलर मसल, जीआईटी के मसल्स, हाँ वो कंटिन्यूएशन है, स्केलेटल कंटिन्यूएशन नहीं है। और थर्ड पॉइंट तो स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि फोल्ड बनाता है। सर आपने कहा था इसकी स्पेशलाइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है क्योंकि एक फोल्ड बना रहा है जब एयर टाइट सील होती है, कॉलम्स अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा उसकी वजह से हमने स्पेशलाइज कहा इसको, कॉलम्स की वजह से ना, वो कॉलम से नहीं के साथ होते हैं ना इस वजह से। और प्यूबर रेक्टाइलस पार्ट ऑफ लेवेटर एनालाई है वो, हाँ एनआई, ठीक है। और वो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है एक्सटर्नल मसल्स लाया करता है, जिस तरह रिंग बनाई हुई है ना उसके अंदर एक्सटर्नल मसल आया करता है, दिखाई नहीं थी पिक्चर में। और वो ग्राफ्स करता है एनल केनाल को, उसको फिक्स पोजीशन पे रखता है। यहाँ हमारा ये ख़त्म हो गया इस पॉइंट पे। उसके बाद सर एक चीज़ पूछनी थी सर, ये जो आपने डायग्राम बनाई थी इसमें ये जो लाइन थी, ये लाइन प्यूबो रेक्टाइलस मसल शो कर रही थी, और जो स्प्रिंग लाइक चीज़ थी ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर शो कर रहा था, और जो स्ट्रेट लाइंस थी ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर शो करती थी। फिर ये वाली लाइन क्या शो कर रही थी, ये सारा वो इस तरह एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर यहाँ पे ही सारा पड़ा होता है ना, ये भी एक्सटर्नल एनल ये स्फिंक्टर एक्सटर्नल लेने से ये इसका अंदर इसके है। अंदर सारा पड़ा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। वो तो समझ गया, और ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर, लेकिन ये जो लाइन आ रही थी ये कोई ऑर्गन है या कोई नहीं इन इसकी बाउंड्रीज है। अच्छा इन ये इसके अंदर चीज। अच्छा, एनस की बाउंड्रीज है, ठीक है। तो प्यूबो रेक्टाइलस मसल है और ये एनोरेक्टल रिंग है। सर प्यूबो रेक्टाइलस मसल को एनोरेक्टल रिंग कहते हैं क्योंकि वो ऐसे पकड़ लेता है एनल केनाल को। जो एनोरेक्टल रिंग होता है जिसकी जंक्शन होता है जहाँ से प्यूबो रेक्टाइलस मसल होता है ना बड़ा, यस सर, वही एरिया होता है एनोरेक्टल रिंग, क्योंकि इससे नीचे को शुरू होता है वही ना, उसको जो उसने ऐसे पकड़ के रखा होता है इसी वजह से इस तरह से पकड़ता है। ठीक है सर। और इसके बाद हमारे पास जो एग्जामिन करने वाला जो पॉइंट है वो डी आर, हाँ नहीं इस तरह भी ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एग्जामिन करने वाला जो पॉइंट है वो डी आर ही है, डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी एक फिंगर से भी कर सकते हैं। नहीं डायरेक्टली डिजिट, हाँ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी एक फिंगर से भी एग्जामिन कर सकते हैं। और दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड यानी मेलिग्नेंट, ये वाला क्या था, इसका क्या वो आप पालपेट कर सकते हैं अंदर से कोई स्वेलिंग है ये कोई, मतलब चेक कर सकते हैं कि वो सही पोजीशन में है या नहीं। अच्छा, इसको भी सर से पूछते क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। वो भी इसमें अंदर आते हैं, मतलब ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। अच्छा चलो, डी आर ई फील कर सकते हैं इसका अंदर। हाँ वो तो डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन में भी आते हैं। वो प्रोस्टेट वाला भी आता है, लेकिन प्रोस्टेट वाला सर ने अलग वाला पॉइंट बताया ना, वो पूछना प्रोस्टेट वाला क्या बताया था। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो आगे आगे कॉक्सी के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ फाइबर्स एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के, हाँ। और जो कॉक्सी के साथ अटैच हो जाते हैं तो इसलिए हम इसको एनोकॉक्सी लिगामेंट भी कहते हैं, जो स्टेबलाइज करता है पोजीशन ऑफ एनल केनाल, हाँ। और ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये है कि फीमेल में जो होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि वो पीनस में मसल्स है। इसकी रीज़न क्या थी? मेल में वो पीनस है, हाँ तो उसमें अंदर मसल्स है, वो मसल्स पीछे से जाते हैं वो। अच्छा वो मसल्स हैं, उस वो मसल्स, अच्छा एक मिनट, मसल्स हैं ठीक है, पीनस के मसल्स हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल केनाल स्फिंक्टर में भी जा रहे हैं, इसलिए मेल्स का एक्सटर्नल केनाल स्फिंक्टर बड़ा है क्यों, और जबकि वो उधर लैक है दूसरे जेंडर में, तो इसके लिए उनका एक्सटर्नल केनाल स्फिंक्टर छोटा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इसलिए जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सर ने ये पॉइंट बनाया था, ये जो डार्क लाइन है
ये डार्क लाइन क्या थी हमारे पास नहीं, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये सर्कल थे इंटरनल स्फिंक्टर, और ये वाली लाइन थी, ये वाली जो दरमियान वाली लाइन है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर थी, और इन दोनों के दरमियान में जो लाइन थी वो थी कॉन्जाइंट स्फेरिक ग्रूव। नहीं ऐसे ठीक है ना, ऐसे बता देता हूँ। अच्छा ये है ना एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर और ये इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर, और इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर के अंदर ये जो ब्लू से बना हुआ ये म्यूकोजा है, और इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर के दरमियान में जो है वो कॉन्जॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं इंटर नहीं, हाँ कॉन्जॉइंट, इधर लिखा होगा मैंने, ये लिखा है कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट है, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, क्योंकि यही जो कोट है ना ये आगे जाके म्यूकोजा और ये आगे जाके स्किन के साथ कांटेक्ट में भी हो जाते हैं, ये स्किन के साथ कांटेक्ट में भी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जो कॉन्जॉइंट है ये दोनों स्फिंक्टर के दरमियान में होता है, और जो म्यूकोजा है वो इंटरनल स्फिंक्टर के सामने होगा। ठीक है, ये इंटरनल स्फिंक्टर के सामने हो गया, और उसके बाद फिर जो ये दोनों ये जो है इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर ये तो इधर टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर है वो बाहर तक आएगा, आगे तक आएगा, समझो या नहीं। एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर ना आगे तक आ रहा है, पूरे एनल कैनाल के एंड तक आ रहा है, लेकिन जो इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर है ना आई वाला इंटरनल कैनाल स्फिंक्टर वो ऊपर ही ख़त्म हो जाता है, एंड तक नहीं आ पाता। हाँ, तो जो एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर है तो इसके दरमियान में जो स्पेस बनती है ना उसको हम कहते हैं इंटर स्फेरिक ग्रूव, जिसको हम कहते हैं वाइट लाइन, इंटरस्फेंटेरिक ग्रूव जिसको हम वाइट लाइन भी कहते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो कंटिन्यूएशन है सर्कुलर मसल्स ऑफ जीआईटी की, और 3/4 ऑफ ये है ना 3/4 ऑफ द एनल कैनाल तक एक्सटेंड करते हैं, देखो 3/4 फुल एक्सटेंड नहीं करता, और जबकि जो एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर है वो पूरे को कवर कर लेता है, ये भी पॉइंट भी क्लियर हो गया। और उसके बाद ये बताया कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो एनो रेक्टल जंक्शन पे होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और वो जो है फाइब्रोलास्टिक बन जाता है, मतलब कि ना लॉन्गिट्यूडनल मसल आते हैं एनो रेक्टल जंक्शन तक आते हैं, एनो रेक्टल जंक्शन पे आके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो फाइब्रो इलास्टिक की तरह बन जाते हैं, फाइब्रोलास्टिक बन जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं प्यूबो रेक्टाइलस मसल से फाइबर्स ले लेते हैं, प्यूबो रेक्टाइलस मसल जिसने ऐसे रिंग करके पकड़ा नहीं होता एनल कैनाल को, उससे फाइबर्स ले लेते हैं, और जब उसे फाइबर ले लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये प्रेजेंट होते हैं दो स्फिंक्टर्स के दरमियान में आ जाते हैं, ये जो मैंने बताया था कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट, जो कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोट था ना दोनों स्फिंक्टर्स के दरमियान, वो यही था लॉन्गिट्यूडनल मसल जो फाइब्रोप्लास्टिक और प्यूबो रेक्टाइलस के जो फाइबर्स थे वो लेके बना था, इसलिए इसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, क्योंकि पीछे लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये आगे कंटिन्यू होकर दोनों स्फिंक्टर्स में आ जाता है, और दोनों स्फिंक्टर्स में आगे जाके बाहर स्किन से भी अटैच हो जाता है। सर आपने कहा था कि जो है इसकी इंपॉर्टेंस है कि एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टाइलस एग्जामिनेशन कर सकते हैं डिजिट से हम, दूसरी आपने इंपॉर्टेंस बोली थी प्रोस्टेट वाली, वो नहीं समझा, जिसमें मिलेग्नेंसी वाला भी एक पॉइंट बोला था। देखो जो डिजिटल रेक्टल एग्जाम जब करते हो ना, यस सर, जो एंटीरियर रेक्टल वॉल है, एंटीरियर रेक्टल वॉल है, उसमें आपको इसके थ्रू प्रोस्टेट फील होता है, और उभरा हुआ स्वेलिंग के तौर पे, तो आप वो देख सकते हो कि वो स्वेलिंग स्मूथ है, उसमें नोड्यूल्स तो नहीं है, अच्छा दोनों लोब्स बराबर हैं, इस तरह की चीज़ें, यानी वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है, यानी हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एंटीरियर रेक्टल वॉल के बिल्कुल आगे पड़ा होता है, एंटीरियर रेक्टल तो आप वॉल, एंटीरियर रेक्टल वॉल के थ्रू से फील कर सकते हो, यानी अगर एंटीरियर रेक्टल वॉल पे हमें कोई स्वेलिंग या बम्प्स मिलते हैं दो, तो हम समझ जाए दो मिलेंगे ना, हाँ क्योंकि दो लोब्स होते हैं, हाँ, तो अगर दो बम्प्स मिलते हैं और वो भी एंटीरियर रेक्टल वॉल पे मिलते हैं तो इसका मतलब उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल कर गया, नहीं वो नॉर्मली भी आप फील कर सकते हैं, अच्छा नॉर्मली भी, तो अगर वो आपको लगे कि बड़े हैं तो वो हो सकता है लार्ज है, और उसकी क्या रीज़न होगी कि वो 2-3 कंडीशन है, बीपीएच होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या मैलिग्नेंसी होती है, और सर एक ये चीज़ पूछनी थी, आपने कहा था जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो फाइब्रो इलास्टिक वो एनो रेक्टल जंक्शन पे आते हैं और फाइब्रो इलास्टिक बन जाते हैं, और उसके बाद वो फिर प्यूबो रेक्टाइलस से फाइबर्स लेके दोनों स्फिंक्टर्स के दरमियान में आ जाते हैं, और उसको फिर हम कहते हैं कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल कोड। तो आपने कहा था इसको हम दूसरा नाम इसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट क्यों कहते हैं? नीचे से स्किन को थोड़ा ऊपर खींच कर, क्योंकि नीचे जाके स्किन से अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा और एक और पॉइंट भी था इसमें कि हाँ, और सर आपने एक पॉइंट बताया था कि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है, क्यों होती है? तो आपने उसमें बताया था क्योंकि जो अपर कैनाल है वो क्लोकल मेम्ब्रेन से आता है, और जो लोअर कैनाल है वो प्रोटोडर्म यानी एक्टोडर्म से आता है, हाँ, और एंडोडर्म जो होती है वो विसरा से लिंक्ड है डेरिवेटिव, और एक्टोडर्म जो है वो हाँ स्किन लिखा स्किन से लिंक्ड है, और इन दोनों के जो फ्यूजन पॉइंट है उसको हम पेक्टिनेट लाइन कहेंगे, जिसको डेंटेट लाइन भी कहते हैं। और सर ये जो एक्सटर्नल कैनाल जो ख़त्म हो रहा है इसके दरमियान में जो गैप है उसको हम इंटरस्फेंटेरिक ग्रूव कहेंगे, यानी वाइट लाइन। एक मिनट,
अच्छा तो यानी दो एक्सटर्नल कैनाल स्फिंक्टर के दरमियान वाली खाली जगह को वाइट लाइन। खाली जगह नहीं, जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान वाली ये जगह है, अच्छा ये है वाइट। जहाँ इंटरनल ख़त्म हो रहे हैं और आगे एक्सटर्नल थोड़े गैप के बाद ख़त्म हो रहे हैं उसके दरमियान वाली को वो जो गैप है उससे वाइट वाइट लाइन कहेंगे। और जहाँ ये दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं जो फ्यूजन पॉइंट है, और जो अपर किनाल और लोअर किनाल का दरमियान फ्यूजन पॉइंट है, वो तो पैक्टिनेट। हाँ उसको हम पैक्टिनेट और डेंटेट लाइन कहेंगे। अच्छा उसको पैक्टिनेट और डेंटेट लाइन कह देंगे। और सर वाइट लाइन की कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं? कोई खास significance अच्छा इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा ये भी नहीं। जंक्शन आपको पता चल जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान कौन ठीक। सा है। और सर आपने कहा था अपर जो किनाल है उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपने कहा था कॉलम्स, कॉलम के नीचे वॉल्स और वॉल्स के ऊपर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। और वॉल के बिल्कुल नीचे पैक्टिनेट लाइन प्रेजेंट होगी। हाँ, वॉल से और उसकी जो क्रॉस सेक्शन थी, क्रॉस सेक्शन पे आपने 4 बताए थे, तो ये भी है 6 से 7 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं जिसको हम एनल कॉलम्स कहते हैं। और सर आपने बताया तो ये किड्स के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं, इसकी क्या रीज़न है? कोई खास नहीं, मतलब ठीक किड्स के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं। और जो एंड करते हैं वॉल्स पे करते हैं और उसके नीचे स्पेस साइनसेस है। और पॉकेट्स को और इसके अंदर जो पॉकेट्स खुलती हैं, हाँ साइनसेस के अंदर आपने कहा था पॉकेट्स खुलती हैं जिनको एनल ग्लैंड्स कहते हैं। और वो जो ग्लैंड्स हैं अगर वो अफेक्ट हो जाए तो एबिसिस होती है यानी वॉल ऑफ इन्फेक्शन या फिस्ट्यूला। अच्छा तो फिर सर इधर आपने बोला था कि जो इसके पॉकेट है जहाँ ग्लैंड्स ओपन होते हैं इसको ये इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। फिर आपने आगे बोला था ये एबिसिस होते हैं, वॉल्ड ऑफ इन्फेक्शन या फिस्ट्यूला, इसका क्या मतलब था? इसके बाद आपने ये पॉइंट बोला जो एंड में समझाया था फिस्टुला क्या होता है। नहीं इधर कैसे वो लिंक होगा? वो तो एंड वाले में आपने बताया था ना कि वो लिंक आ गया था। ये तो इधर ग्लैंड्स वाला पॉइंट है, यहाँ आपने बताया था। यहीं पे एब्सेस बनेगा ना, जो एब्सेस फटेगा तो यहाँ से वो ट्रैक बना लेगा। अच्छा अगर वो फट जाएगा तो नीचे जाके ठीक है। और वॉल्ड ऑफ इन्फेक्शन से क्या मुराद है कि वहाँ बॉडी जैसे इन्फेक्शन होती है उसको एंटीबायोटिक मतलब कोई वॉल्ड कर देती, क्या कर देती? किससे वॉल्ड करती यानी? डिफरेंट चीज़ें होती है, कभी उसके मतलब कि टर्मिनेट अंदर तक ना जा सके चीज़ें। डिफरेंट चीज़ों से वॉल और सिर्फ ये रेक्टम ये एनल कैनाल में ये होता है, ये पूरी जेटी में नहीं ऐसा हो सकता है। एब्सेस कहीं भी बन सकते हैं। अच्छा और इसके नीचे आपने कहा था सर ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इससे नीचे आपने कहा था पेल स्मूथ एरिया म्यूकोजा का शुरू हो जाता है जिसको पेक्टिन भी कहते हैं। और एक और दूसरा नाम भी अभी आपने बताया था, अभी वो एलो से निकला था। एलोज खोलो, एलोज एक पेक्टिन का सर दूसरा नाम भी था एक यस सर ANODER वो भी इसी को कहेंगे हम। ठीक है ये स्मूथ वॉल एरिया और इससे नीचे फिर स्किन डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद फिर आपने बताया था सरफेसेस बनाई थी पेक्टिन सरफेस और उसके बाद पेक्टिन सरफेस से नीचे ग्रूव से नीचे स्किन। और आपने कहा था सर जो ग्रूव से नीचे जो स्किन है जो यानी वाइट लाइन से नीचे जो स्किन है उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी होंगे और हेयर फॉलिकल्स भी होंगे, बिल्कुल स्किन की तरह वाले होंगे। और 3 एपिथेलियम्स आपने बताई थी। जो वॉल से ऊपर वाली है उधर आपने कहा था GIT की अपनी होगी सिंपल कोलमनर। और जो उसके नीचे है वॉल से नीचे जो लाइन थी कौन सी थी, वाइट लाइन, उससे नीचे जो होगी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और उससे नीचे आते हुए जो ग्रूव आ जाता है, ग्रूव का जो नाम था नहीं वो ऊपर जो लाइन थी वॉल से नीचे वाली जो लाइन थी वो पैक्टिनेट लाइन थी ना, डेंटेट से नीचे थी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और उससे नीचे आते हुए जो ग्रूव यानी वाइट लाइन है उससे नीचे हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जैसी स्किन है वो आ जाएगी। और ये म्यूकोजा था। और सर फिर आपने बताया था कि एक कुशन्स भी होते हैं, एनल कुशन सब म्यूकोजा में। और सब म्यूकोजा में होते हैं ये फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के पॉकेट्स होते हैं। और आपने कहा था इनके अंदर डायलेटेड वीनस साइनसेस होते हैं, मतलब वो वेन्स डायलेटेड होते हैं। वीनस वेस्कुलेचर काफी होता है। वेस्कुलेचर में आर्टरीज वेन दोनों नहीं आता, वीनस वेस्कुलेचर सिर्फ वेन्स इसमें होंगी। इसमें एवी एनास्टोमोसिस भी होते हैं, आर्टेरियोवीनस। अच्छा लेकिन इसमें ज्यादा वेन्स का और आपने कहा था इसकी फिक्स लोकेशन होती है 3, 7, 11 क्लॉक ये 3 जो मेजर है। और यही अगर फूलते हैं तो हेमोरॉइड्स बना देते हैं। और यही अगर फूलते हैं तो हेमोरॉइड्स बना देते हैं। और हेमोरॉइड्स इंटरनल एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल जो आता है वो अबव द पेक्टिनेट लाइन, एक्सटर्नल बिलो द पेक्टिनेट लाइन। और इसमें क्या था, और सर आपने कहा था एनल कुशन जो होता है वाटर टाइट सील मेंटेन करते हैं, यानी वाटर को लीक नहीं करने देते। वाटर नहीं मतलब कोई डिस्चार्ज वगैरह कोई भी कंटेंट को लीक नहीं करने देते। वाटरी कंटेंट यानी वाटरी कंटेंट और उसमें हार्ड कंटेंट फ्लूइड यानी वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कुशन। नहीं मतलब सील करते मतलब एक ब्लॉकेज। अच्छा ब्लॉक कर देते ताकि वहाँ उनके अंदर ना स्टोर हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 नर्व सप्लाई हैं। आपने कहा था एक तो सुपीरियर रेक्टल है जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से आ रही है और आगे जाके ये टर्मिनेट करती है कॉलम्स के अंदर,
अपर एना और ये अपर एनाल कैनाल में ये टर्मिनेट कर देगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। फिर इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी जो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से आ रही है और इन्फीरियर एनल कैनाल में चली जाएगी। और जहाँ ये दोनों एनास्टोमोज करती हैं, ये खोल के रखना एक मिनट, जहाँ ये दोनों एनास्टोमोज करती हैं वो जंक्शन होता है पेक्टिनेट लाइन का, जहाँ ये सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टल लाइन करती है एनास्टोमोज। फिर आपने वेनस ड्रेनेज बताई थी कि स्पॉटल वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन इसमें किस तरह बनता है, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है वो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन में ड्रेन होती है और ये जाके स्प्लेनिक वेन में ड्रेन होती है। और स्प्लेनिक और जब सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन आपस में मिल जाती है ये फिर पोर्टल वेन बना रही है। और पोर्टल वेन एक पूरा पाथ है वेनस चैनल का। और जो दूसरा पाथ है वेनस चैनल का वो ये इन्फीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो इंटरनल आइलियक वेन से ड्रेन होते हुए इंटरनल प्यूडल वेन से होते हुए इन्फीरियर वेना केवा में चली जाती है। तो सर ये जो पोर्टल वेन है ये फिर उसके बाद फिर इन्फीरियर वेना केवा में नहीं जाती, लिवर से होके जाएगी ना। अच्छा ठीक है, दिमाग में लिवर पाथवे आ जाएगा। और सर एक पॉइंट तो मैं सही से नहीं नोट कर पाया, आपने कहा था कि ये जो डोल ड्रेनेज है इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा आपने बताया था कि इसकी 4 साइड्स कनेक्ट होते हैं, वो क्या बताया था? फायदा मैंने कहा था ये होता है कि जब आपके पोर्टल वेन बंद होती है अच्छा बिल्कुल, तो 4 साइड से जहाँ पे कोलैटरल्स आपके फिर निकल रहे होते हैं। अच्छा जैसे एक हमने पहले पढ़ा था एसोफेगस में, अपर एसोफेगस आपका जो ड्रेन होता है सुपीरियर मैंने कहा में हो रहा था, लोअर एसोफेगस पोर्टल वेन के थ्रू हो रहा था। तो एक साइड बहुत ही तो यही होता है जब ये ब्लॉक होती हैं तो बैकलॉग की वजह से यहाँ पे वेन्स स्वेल कर देती हैं। तो ये 4 चैनल्स हैं, कुछ पेरियम्बिलिकल होते हैं, कुछ लिवर के पास होते हैं और एक ही एनल कैनाल में। तो ये फिर वेन्स डायलेट हो जाती हैं। तो ये अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं वीनस ड्रेनेज का जिस केसेस में हेपेटिक वेन ब्लॉक। अच्छा सर, अगर पोर्टल वेन बंद होगी तो ये जो एक पॉइंट था, ये जो इन्फीरियर प्यूडेंटल से इन्फीरियर वेना केवा जा रहा था, एक इससे भी चला जाएगा, काउंटर हो जाएगा। और एक एसोफेगस वाला कौन सा बताया, वो नहीं समझ। एसोफेगस मुझे पढ़ा था, तो वो इससे कैसे लिंक है? एसोफेगस वो एसोफेगस ऊपर नहीं, एक वो एक और पाथवे है ना, एक ये एक ऊपर है एसोफेगस में। अच्छा उसका भी एसोफेगस से एक लिंक करके निकलता है। ये सेकंड पाथवे हो गया। और तीसरा फिर 2 और है वो जब आगे आगे पढ़ोगे, एक अम्बिलिकस के पास होता है, एक लिवर के पीछे होता है। एक लिवर के पीछे और एक अम्बिलिकस के पास होता है। ठीक है, ये 4 साइड्स हैं। उसके बाद सर आपने बताया था नर्वस पाथवे। नर्वस ये बताया था कि जो इंटरनल जो है वो जो विसरल है उसकी 2 नर्व सप्लाई हैं, ऑटोनोम एक और मतलब कि एक जगह मैंने लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था विसरल के इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है। वो भी एक ही बात है जो आपने डिटेल में बताई थी। आपने तो ये बताया था ना कि जो विसरल है वो ऑटोनोमिक में जा रहा है, ऑटोनोमिक पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक में जा रहा है, सिम्पैथेटिक L1 और L2 में जा रहा है और पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लेनिक प्लेक्सिस में जा रहा है। और एक जगह मैंने देखा था वहाँ टेबल बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था विसरल डायरेक्ट इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में जा रहा है। हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के अंदर दोनों नर्व्स पड़ी होती हैं। अच्छा ये जो है ये पैरा। और सिंपैथेटिक में आपने कहा था ये कॉन्टैक्ट इधर करवाता है और पैरासिम्पैथेटिक इधर रिलैक्स करवाता है, जैसे आउटसाइड ऑफ द जीआईटी होता है, मतलब जीआईटी से आउट है। ठीक। और स्केलेटल का आपने कहा था कि ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इसमें स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर से मुराद यानी ये कॉन्स्टेंटली टोन मेंटेन रखते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर्स उधर भी ये नहीं होते, इधर ये जो स्फिंक्टर हमारा कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट होता है एसोफेगस का लोअर वाला, जिससे ऊपर रिफ्लेक्स नहीं हो पाता। अच्छा अगर कोई भी मसल कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट है उसको हम स्लो ट्विच फाइबर्स कह सकते हैं? नहीं, स्लो ट्विच फाइबर होते हैं वो कॉन्स्टेंट, लेकिन आप कोई भी मसल को नहीं नहीं, अगर कोई मसल इस तरह का कॉन्टैक्ट रहे, कोई और मसल भी हो सकता है। अच्छा वो मतलब ये वाहिद है इसके साथ स्लो ट्विच। ये वाले जो स्लो ट्विच फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स का काम ही होता है वो थोड़ा सा टोन मेंटेन। इसकी कोई दूसरी एग्जांपल होगी हमारी बॉडी में? उसके भी स्लो ट्विच होते हैं, जो गैस्ट्रोनोमिस के स्लो ट्विच होते हैं। गैस्ट्रोनोमी नहीं सर, वो बैक के मसल हैं उनके स्लो ट्विच। बैक अच्छा ठीक है। और आपने कहा था इसकी सोमैटिक नर्व सप्लाई है जो इन्फीरियर रेक्टल नर्व्स होते हुए प्यूडेंटल नर्व में जाती है और प्यूडेंटल नर्व से S2 सेगमेंट में जाती है और S2 सेगमेंट को ओनफ ONUFS ओनफ न्यूक्लियस सेल बॉडी है, ये कंट्रोल करता है ये एक्सटर्नल एक्सफिंक्टर को। और आपने कहा था इधर जो पेन होती है हेमोरॉइड्स, जो इधर बनते हैं बिलो द पेक्टिनेट लाइन, वो इतने पेनफुल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्यूडेंटल नर्व इन्वॉल्व होते हैं और उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई होती है। और जो अबव पेक्टिनेट लाइन बनते हैं वो इतने पेनफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि उसकी इस तरह कोई नर्व सप्लाई सेंसरी पेन की जा रही है, पेन फाइबर सेंसरी नहीं, अच्छा सिर्फ डिस्टेंशन के साथ। उधर एक टेबल था सर, वहाँ लिखा हुआ था अबव पेक्टिनेट लाइन जो है वो सेंसिटिव टू स्ट्रेच है। तो यानी वहाँ अगर स्ट्रेच होगा तो क्या हमें मतलब फील क्या होगा, मतलब अच्छा। और अगर और बिलो पेक्टिनेट लाइन लिखा हुआ था सेंसिटिव टू पेन टेम्परेचर हीट। ठीक है।
और इसके बाद फिर आपने बताया था फिस्टुला जो है वो कनेक्शन बिटवीन द टू म्यूकस मेम्ब्रेन और कैविटी। सर जो आर्टरी और वेन के दौरान एक कनेक्शन, कहते हैं टू एपिथेलिया के दरमियान कनेक्शन को। अच्छा टू एपिथेलिया के दरमियान, जैसे वो आपने इधर बनाया था नॉन केराटिनाइज केराटिनाइज से हो गया था अगर इन्फेक्शन बन के। अच्छा, और जो फिर आपने फिर नीचे बनाया था कि एक फिजर होता है टीयर ऑफ स्किन, वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि वो जहाँ बनता है वो केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम वाली जगह होती है और वो स्किन की तरह बिहेव करती है फुल। और जो फिस्टुला है वो बनता है तो वो ब्लॉक करके फिर इन्फेक्शन और फीवर कर देता है। और आपने कहा था अगर क्रोनिक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन हो तो उससे हमारे पास फिस्टुला बनेगा, फिस्टुलास बन सकते हैं, फिशर्स भी बन सकते हैं, हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं। हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं। और फिस्टुला में ये आता है कि सिक्रीशंस आ जाती हैं स्टूल्स में और डिस्चार्ज हमें कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। और अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वहाँ एक्यूमुलेट करके अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वो इन्फेक्शन होकर एब्सेस बन जाएगा। हाँ, एब्सेस बनता है। अच्छा सर, एब्सेस में और ये जो है इन्फेक्शन जो बनता है इसमें क्या फ़र्क है? ये आप इन्फेक्शन यूजुअली एब्सेस ही बनती है। अच्छा, एब्सेस को अगर हम लैटिन वर्ड इसकी क्या मीनिंग है? पोटेंशियल स्पेस या इन्फेक्शन, वॉल्ड ऑफ एरिया? वॉल्ड ऑफ इन्फेक्शन को एब्सेस कहते हैं। अच्छा, वॉल्ड ऑफ एरिया, कोई भी इन्फेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बताया था कि लास्ट में बस ये बताया था कि एब्सेस जो होगा वो पेरी एनल एब्सेस, इसका क्या मतलब था सर? पेरी एनल, पेरिनियम तो इसके साथ अगर एब्सेस बने। अच्छा सर, जो पेरी एनल है ये पेरिनियम, वर्ड जो इसके साथ अगर बने। अच्छा जो पेरिनियम वर्ड है इससे मुराद वो वाला एरिया जो एनस और जो स्क्रोटम के दरमियान वाला एरिया है? पेरिनियम तो डिफरेंट है, ये पेरी एनल है। तो ये उस वर्ड से लिंक नहीं है इसका कोई? पेरी एनल मतलब एनल के पास, एनल के पास, ठीक है, उसके पास जो है। और उसमें आपने कहा था पेन और फीवर ही होगा जिस तरह फिस्टुला में होता है, लेकिन इसमें बम्प और स्वेलिंग रेड होगी और बहुत सीवियरली टेंडर होगा और इंजेक्शन से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये इसमें फ़र्क है। मैंने लूज खोल लो। सर ये आपने ऑनफ न्यूक्लियस का बताया। ये बेसिकली जो प्यूडेंटल नर्व पीछे से न्यूक्लियस है जो इसका वॉलंटरी कंट्रोल देता है, वो ऑनस न्यूक्लियस होता है। वो ब्रेन में ब्रेन में नहीं है, S2 सेगमेंट। S2 सेगमेंट में। अगर सर वो हमसे कहें कि लोकेट एनल कैनाल करो तो हम उनको मतलब कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस की सेंस बनी नहीं वर्ड अगर हमने एनाटॉमिकल पोजीशन अगर बतानी हो तो हम ये कहेंगे कि जहाँ से प्यूबोरेक्टाइलस मसल एक फ्रिंज रिंग करके पकड़ता है उससे नीचे एनल कैनाल की बाउंड्री शुरू होती है और जो एनोरेक्टल जंक्शन है वहाँ से नीचे सारा एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर टिल द एक्सटेंट। तकरीबन 4 सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं ना कि जहाँ से प्यूबोरेक्टाइलस मसल है उसी से नीचे शुरू हो रहा है। हाँ, उससे नीचे। अच्छा, वो यहाँ से, ठीक है। और डिफरेंशिएट एनल कैनाल स्ट्रक्चर इन अपर एंड लोअर, वो उसमें आपने बताया 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर और नीचे वो नहीं होंगे। और डिस्क्राइब एनल स्फिंक्टर्स एंड एनल रिंग। स्फिंक्टर्स में सर्कुलर मसल्स आ जाएंगे, एनल रिंग स्फिंक्टर्स तो सारा जो बताया था कि एक्सटर्नल है इंटरनल है, वो सारी डिटेल्स है वो स्फिंक्टर्स है। और एनल रिंग में हम कहेंगे प्यूबोरेक्टाइलस मसल ने बस ऐसे पकड़ा हुआ है जोर से रिंग के तौर पे, तो वो जो एरिया है वो ठीक है। और डिफरेंशिएट डेंटेट लाइन एंड वाइट लाइन। वाइट लाइन वो ग्रूव था दोनों एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के दरमियान वाला ग्रूव था। और जो डेंटेट लाइन थी, डेंटेट लाइन जो थी वो आपने बताया था, एक मिनट, डेंटेट लाइन माइंड से निकल गया मेरे इसमें। डेंटेट लाइन आपने बताया था कि जो दोनों एपिथेलियम्स हैं उनके दरमियान में जो फ्यूजन पॉइंट है उसको हम पेक्टिनेट या डेंटेट लाइन कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है। और डिस्क्राइब ब्लड एंड नर्व सप्लाई, वो भी दो थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी 2 हैं। और डिस्क्राइब डिफरेंशिएट एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमोरॉइड्स, वो अबव एंड बिलो, और नीचे वाले पेनफुल होंगे, स्किन वाले ऊपर वाले नहीं होंगे। और क्वेश्चन में था हाउ डज एनल फिशर्स, एनल फेस्टुलास एंड पेरी एब्सेस प्रेजेंट। तो एनल फिशर जो था आपने बताया था कि वो स्किन में बहुत टीयर होगा तो एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाएगा, तो पेनफुल होगा, सडन होगा, वन ऑफ कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, और ब्लड भी नहीं आएगा उसमें, ब्लड बहुत कम होगा, बहुत कम आएगा। और जो एनल फिस्टुला था उसमें डिस्चार्ज हमें सबसे पहले दिखेगा, पेन फीवर भी दिखेगा और डिस्चार्ज ही पकड़ा जाएगा, मतलब कह सकते हैं डिस्चार्ज। हाँ, फिस्टुला काफी पेन फीवर और डिस्चार्ज। और जो पेरी एनल एब्सेस है उसमें आपने कहा था पेन फीवर होगा और रेड स्वेलिंग का बम्प होगा जो सीवियरली टेंडन होगा और जो इंजेक्शन से ड्रेन करके सही भी हो जाएगा। और लास्ट में ये था कि वेयर इज पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस लोकेटेड इन एनल कैनाल। इस पे फिर हमने उनको यही आंसर देना है कि जहाँ से विजिटेरिक आपस में एनास्टोमोस करती हैं और किस जंक्शन पे कर रही थी। आपने कहा था जंक्शन बता देना, पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन उनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है सर, ये तो ये सारा कवर हो।